गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरे पास अजेय मनोबल है। मैं इस मनोबल से जो चाहे वो हासिल कर सकती हूँ। किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष मन में नहीं रखूंगी। सबको साथ लेकर हम अच्छे से पढ़ाई करके नेट क्लियर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। प्रतिज्ञा मुझे पूरी याद नहीं थी, पर मैंने ऐसे ही मेरे शब्दों में बोल दी। ठीक है, थैंक यू पूनम जी। चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वैलिडिटी ना, रिलायबिलिटी पढ़ रहे थे। रिलायबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो रिलायबिलिटी में कल मैं आपको इंटर रेटर रिलायबिलिटी पढ़ाई थी। ठीक है, इसके 5 पेपर मैं भेज दूंगी आपको। इसका लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो पेपर खुल के आ जाएगा। उस पेपर को डाउनलोड कीजिएगा। जो एक्सेल सीट पे कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू, वो एक्सेल सीट पे कीजिएगा। जो एक्सेल सीट पे नहीं कर सकते हैं, वो अपने कॉपी में एक्सेल सीट की तरह कॉलम बनाइएगा। ठीक है, और जितने पॉइंट्स मैंने आपको ग्रुप पे डाले हुए हैं वो सारे पॉइंट्स लिख करके उसका टॉपिक क्या है, ठीक है, उसका इंटरवेंशन क्या है, उसमें मेथड क्या यूज हुआ है, इस तरह करके आपको देना है। ठीक है, वो लिटरेचर रिव्यू करनी है आपको। ओके। अब मैं आपको कल बताई थी कि इंटरनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, सब लोगों ने सर्वे फॉर्म देखा मेरा? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो सर्वे फॉर्म में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछी हूँ वो कैसे पूछी हूँ? 2 तरह के क्वेश्चन है उसमें। एक 90% क्वेश्चन जो है वो क्वांटिटेटिव है, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वालिटेटिव है ना? तो Yes, ma'am. उसको क्वांटिटेटिव कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछा है कि जैसे मान लीजिए उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि योगा से एंजाइटी ठीक होता है। ठीक है, और उसमें जो है मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह करके पूछा है ना मैंने आपसे? हाँ मैम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसको फिर हम नंबरिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रांगली एग्री को मैंने 5 नंबर दे दिया। मैंने आपसे 5 ऑप्शन बोला कि उसमें 5 ऑप्शन है, एक स्ट्रांगली एग्री है, एक एग्री है, एक डिसएग्री है, एक स्ट्रांगली डिसएग्री है। इस तरह करके मैं 5 ऑप्शन पूछी, तो 5 को नंबरिंग कर दी, एक को 0 दे दी,
जैसे मान लीजिए स्ट्रांगली एग्री को मैं 5 नंबर दे दी, एग्री को मैं 4 नंबर दे दी, डिसएग्री को मैं 3 नंबर दे दी, इस तरह करके मैं नंबरिंग कर दी उसका। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। ठीक है, तो नंबरिंग करने से क्या हुआ कि जब हम उसका एनालिसिस करते हैं ना, उसकी एनालिसिस वैसे हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, उसका हमको मीन मीडियन मोड निकालना है या कुछ भी निकालना है, तो मुझे नंबर तो चाहिए होगा ना। हम ऐसे तो कर नहीं सकते स्ट्रांगली एग्री एग्री ये लिखा हुआ से तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। स्ट्रांगली एग्री को भी हमने नंबर दे दिया, एग्री को भी नंबर दे दिया, डिसएग्री को भी नंबर दे दिया, स्ट्रांगली डिसएग्री को भी नंबर दे दिया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एयर जब आप यूज करेंगे ना, जो कोई भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन एयर यूज करेंगे, तो ये क्वेश्चन एयर ऐसा ही होगा। ये क्वेश्चन एयर जो है ऐसे ही होते हैं, उसमें आपको ऐसे ही वर्ड्स लिखे रहते हैं, नॉट एट ऑल, एग्री, डिसएग्री, मतलब इस तरह के वर्ड्स हमेशा क्वेश्चन एयर में ऐसे ही जो है आपसे पूछा जाता है। और इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इसको कोड कर देते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं। हालांकि क्वेश्चन एयर में ये खुद नंबर होके आता है, जब भी आप कोई क्वेश्चन एयर यूज करते हैं ना, तो ये खुद नंबर होके आता है कि मतलब स्ट्रांगली एग्री को जो है, मतलब वो जब हम कोई वैलिडेटेड क्वेश्चन एयर यूज, मान लीजिए कोई एंजाइटी के लिए हम क्वेश्चन एयर यूज कर रहे हैं और उसमें स्ट्रांगली एग्री एग्री डिसएग्री लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन एयर में खुद लिखा होता है कि अगर इसके ज्यादा पॉइंट्स है, अगर इसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप एंजाइटी में हैं। अगर इसके कम नंबर आ रहे हैं, इट मीन्स आप एंजाइटी में नहीं है। मतलब सीधा साधा बोलने का ये है कि ये लिखे हुए वर्ड से हम कुछ भी एनालिसिस नहीं करते हैं, इसीलिए हमको इसको कोडिंग करना पड़ता है, इसको नंबर देना पड़ता है। स्ट्रांगली एग्री एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। आगे इतना समझ में सबको? उसके बाद फिर जो है हम इसमें टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद फिर जो है, जैसे कि ये 1 मिनट, उसके बाद फिर जो है हम इसमें टेस्ट यूज करते हैं। जैसे कि ये देखिए इंटरनल कंसिस्टेंसी है ना, अब जैसे मैं सर्वे कर रही हूँ, तो उसमें भी तो कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे, उसकी भी तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए ना। मैं उसका रिलायबिलिटी कैसे निकालूंगी? हो सकता है कि किसी रिसर्चर ने, कोई रिसर्चर सर्वे कर रहा है और वो डेटा वाले के पास जाता है, बोलता है भैया मुझे तुम्हारे पास डेटा है तो मेरा सर्वे भर दो। ठीक है, और वो सर्वे भरवा लेता है अपना, और अपने रिसर्च को, अपने सर्वे को सब्जेक्टिव बना देता है। ठीक है, तो अब कैसे पता लगेगा कि कौन जो है मेहनत करके लेके आया है और कौन जो है पीछे से ये डेटा वाला काम करा के आया है? होता है ना ऐसा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन तो होता होगा ना कि मान लीजिए कि किसी को जो है डेटा नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीजन से, और वो डेटा वाले के पास जाता है, बोलता है मेरा भर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। होता है ना ऐसा, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो ये रिसर्चर है ये सच में रियल डेटा कलेक्शन करके लाया है? ठीक है, तो उसके लिए हम उसका रिलायबिलिटी चेक करेंगे। रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अब जैसे मान लीजिए कि मैं सर्वे कर रही हूँ, ठीक है, अब सर्वे जो है मेरा चेक तो होगा कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। जो मैं रिजल्ट दे रही हूँ, मैं जाऊं यूनिवर्सिटी से बोलूं कि देखो मैंने सर्वे किया है और सर्वे से ये रिजल्ट आया है, तो रिलायबिलिटी क्या करता है? कंसिस्टेंसी देता है ना। मतलब कल को फिर से ये सर्वे हो तो फिर ऐसा ही होना चाहिए, मतलब रिजल्ट इसी के आसपास होना चाहिए। यही था ना रिलायबिलिटी, कि हम उसके रिजल्ट पे देखते हैं। तो सर्वे जो है उसके लिए हम ये रिलायबिलिटी टेस्ट जो करते हैं, उसके इंटरनल कंसिस्टेंसी को जो चेक करते हैं, उसको क्रॉम्बेक अल्फा बोलते हैं। ठीक है, ये क्रॉम्बेक अल्फा का फॉर्मूला लगाने से हमें पता चल जाता है कि ये जो, मतलब इसको एक्सेप्ट करना है कि इसको रिजेक्ट करना है। जैसे इसमें अल्फा वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, अल्फा वैल्यू आपका 0 से 1 तक का होता है। अब देख लीजिए, अगर मेरा क्रॉम्बेक अल्फा वैल्यू अगर 0.90 आया, तो इसमें कि रिसर्च एक्सीलेंट है, जो मेरा सर्वे है वो एक्सीलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मेरा क्रॉम्बेक अल्फा 0.80 आया, सॉरी पॉइंट के बाद 80 होगा, सॉरी 0.80 आया, तो ये वेरी गुड हुआ। ठीक है, 0.70 आया तो गुड हुआ, और अगर ये पुअर आया तो इट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है सर्वे में, मतलब ये फिर सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। मतलब जो मेरा रिजल्ट आया है, मान लीजिए मैंने आपको सर्वे फॉर्म भेजा ना सबको, मैंने, सबने भरा सर्वे फॉर्म, ठीक है, तो वो सर्वे फॉर्म हमने जो भरा है, अगर मान लीजिए अगर उसमें जो है, अब कैसे पता लगेगा कि वो सर्वे फॉर्म भरवाया गया है कि ये
ये मतलब इसको मेहनत करके सब जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट करके उस सर्वे फॉर्म को भरा गया है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। इसीलिए ये कभी मत सोचिएगा कि आपका जो भी सर्वे कर रहे हैं उसमें हम कुछ भी डाल दे, किसी का भी डेटा डाल दे और हम ऐसा काम कर ले, क्योंकि ये जो क्रॉम्बैक अल्फा है, जब ये टेस्ट लगाते हैं तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि आपका वो जो रिजल्ट है वो एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, फेयर है कि पुअर है। आया समझ में? आया समझ में कि मैं फिर से एक बार समझाऊं आपको? मैम ये जो परसेंटेज निकाले हैं एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड के, हाँ, तो ये हाँ। कुछ एवरेज मतलब ये मीन मीडियन कुछ ऐसा करके कैलकुलेशन करके कुछ निकालना पड़ता है हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली। जैसे कि अब फॉर्मूला मैं लिखी नहीं हूँ, जैसे इसमें ना फॉर्मूला होता है इसमें, जैसे कि नंबर्स ऑफ आइटम्स कितने हैं, वेरिएंस कितने हैं, हाँ, टोटल स्कोर कितना आ रहा है, उस तरह करके ना इसमें फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला मेरे हर क्वेश्चन पे लगेगा। जितने, जैसे मान लीजिए 21 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, तो एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, उसको छोड़ करके जितने क्वेश्चन है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उन सारे क्वेश्चंस पे हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद हम फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर जो है हमारा अल्फा वैल्यू आता है। अगर अल्फा वैल्यू हमारा ये होगा तो ये एक्सीलेंट है, ये होगा तो वेरी गुड है। मतलब ये अल्फा वैल्यू आपका हमेशा जब भी आएगा तो 0 से 1 में आएगा। मतलब ये वही है नल हाइपोथेसिस जो आ जाता है और उसके अगेंस्ट वाला जो आता है नहीं नहीं अल्फा, नहीं और नहीं, एक और जो था वो नहीं, नहीं है? ये अल्फा वैल्यू, हाँ, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको, ये उसी की तरह ही है, समझिए आप। ठीक है, ये अल्फा वैल्यू जो है ना, वो जब मैं आपको पी वैल्यू ये सब बताऊंगी तो फिर मैं बताऊंगी। तो ये हम एज्यूम करते हैं, ये हमारा, जैसे मैं बोली ना कल सीवीआर रेशियो पढ़ा रही थी आपको, तो मैंने कहा ना कि जितने भी जो है वैलिडेट करते हैं आपके मॉड्यूल को, मान लीजिए 26 लोगों ने वैलिडेट किया, तो उसका एक पॉइंट है, एक लॉग टेबल की तरह एक सीवीआर का भी टेबल है कि वो 0.38 है या 0.38 से ज्यादा है, तभी उस प्रैक्टिस को हम अपने मॉड्यूल में लेंगे। ऐसा पढ़ाई थी ना मैं आपको। उसी तरह जब हम क्रॉम्बैक अल्फा निकालते हैं, तो जो मेरा अल्फा वैल्यू है वो 0 to 1 है, और 0 to 1 में अगर ये वैल्यू आता है, ये वैल्यू जरूर आएगा मेरा। ठीक है, तो अगर 50 आ गया, 0.550, तो ये पुअर, और इससे भी कम आ गया तो फिर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, सर्वे सब लोग देखे ना आप लोग, जो मैं सर्वे फॉर्म शेयर की थी आपके साथ। जी मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो आप जब भी कोई क्वेश्चनेयर यूज करते हैं ना, तो वो क्वेश्चनेयर जो है आपको ये सारी चीजें उसमें लिखी होती है। आप देखिएगा, कभी भी आप कोई क्वेश्चनेयर यूज करेंगे ना, कोई सा भी क्वेश्चनेयर यूज कीजिए आप। मैम तो मतलब आपका जो फॉर्म है वो जितने हाँ। लोगों ने भरा है उसका हर एक लोगों का हर एक जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसको मार्किंग किया जाएगा, राइट? हाँ हाँ, वो सारा क्वेश्चन जितना, जैसे मैं आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछी हो ना, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, वो एक एक क्वेश्चन पे इस अल्फा वैल्यू निकाला जाएगा। उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ओके, यस मैम। ठीक है, कि ये मतलब ये क्रॉम्बैक अल्फा जो है, इसको इंटरनल कंसिस्टेंसी को बताता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी को ही हम जो है क्रॉम्बैक अल्फा बोलते हैं। तो जितने भी तरह का सर्वे वगैरह होता है या सर्वे के रिलेटेड जितने भी स्टडी होते हैं, उन सब में क्रॉम्बैक अल्फा का यूज होता है। उनके रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्रॉम्बैक अल्फा यूज करते हैं। नंबर दे दिया और नंबर ठीक है, आ रहा है समझ में? आया हाँ समझ मैम। में? हाँ मैम, एक बार थोड़ा सा ये जो फर्स्ट है ना, परफॉर्मिंग स्प्लिट हाफ्स इन डिफरेंट वेज, हाँ हाँ, और उसके बाद में ये है कि इट इज कंसिडर्ड बेटर देन स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ये थोड़ा देखिए, समझ नहीं आया। ये देखिए, परफॉर्मिंग स्प्लिट हाफ इन डिफरेंट वेज एंड देन कैलकुलेटिंग वन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, क्रॉम्बैक अल्फा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब हम क्रॉम्बैक अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं ना, ठीक है, तो क्रॉम्बैक अल्फा के फॉर्मूला में हम उसको बहुत तरह से चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये निकाल रही हूँ कि 0, 1, 2, तो एक बार क्या करूंगी, एक बार मैं उसको ऐड करूंगी, एक बार जो है टोटल है उसको ऐड करूंगी। मतलब जो हमको निकालना होता है उसमें नंबर्स ऑफ आइटम्स कितने हैं, वेरिएंस क्या है,
मतलब ये सारा कुछ मतलब तोड़ के इनको निकालते हैं, इसीलिए जो है इसमें स्प्लिट हाफ लिखा हुआ। स्प्लिट हाफ अभी पढ़ेंगे हम, इसके पहले एक्चुअली था, लेकिन मैं आपको नीचे से मतलब शुरू कर रही हूँ, तो इसीलिए स्प्लिट हाफ भी एक रिलायबिलिटी का तरीका है। ठीक है, जैसे इसीलिए इसमें लिखा है कि इस परफॉर्मिंग स्प्लिट हाफ इन डिफरेंट वेज एंड देन कैलकुलेटिंग वन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नन एज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आप स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी ऑलरेडी जो है ना, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ये स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के बाद आया है इंटरनल कंसिस्टेंसी या क्रॉम्बेक अल्फा। ठीक है, ठीक। जैसे कि ये मेरा तीसरा है ना, पहले मैं चौथा पढ़ाई, फिर ये तीसरा है इंटरनल कंसिस्टेंसी। जो दूसरा नंबर आएगा ना टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में, वो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना देखिए, इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है नेट में, लेकिन क्योंकि क्या है कि आपको ये जब आप समझ जाएंगे ना कि ये कितने तरह का, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा या थोड़ा सा भी एग्जाम में क्लिक करेगा ना, तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे इतने डेप्थ में नहीं पूछ कभी क्वेश्चन कि क्रॉम्बेक अल्फा क्या है या इस तरह का, वो रिलायबिलिटी वैलिडिटी से ही क्वेश्चन आया हमेशा। लेकिन अगर आप इतने डिटेल में पढ़िएगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको पता होता है कि इसके मतलब आप जब जितना आपका सिलेबस है, अगर उससे थोड़ा डेप्थ में नॉलेज ले लेते हैं तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होती है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। हालांकि कभी इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं है कि अल्फा वैल्यू कितना होना चाहिए, क्रॉम्बेक अल्फा क्या होता है, या इंटरनल कंसिस्टेंसी कोई मतलब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए हैं कभी। बस मैं आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ा रही हूँ कि कल को कभी भी आपको क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस आता है रिसर्च में। रिसर्च का क्वेश्चन है आप लोगों ने जो यूजीसी नेट में आता है? हेलो जी जी सर। तो वो जो है ना, इसलिए जो है मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ कि आपके आगे रिसर्च में भी काम आए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपकी। ठीक है, नहीं तो एक क्लास में आपकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी खत्म हो जाती और इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मैम ये यूजफुल है, आप यस मैम, आप ऐसे प्लीज पढ़ाओ क्योंकि ये काम यही आना है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपकी नॉलेज, और या मैं आपसे लिटरेचर रिव्यू नहीं आता है एग्जाम में, इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका जो है नॉलेज जो है बढ़े इस चीज में। और जब एक बार आप नॉलेज गेन कर लीजिएगा तो कोई कल को बुक भी उठा के पढ़ेंगी ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप अपने से सेल्फ स्टडी भी करना चाहिएगा कि चलो रिसर्च में हम सेल्फ स्टडी करके देखते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी सेल्फ स्टडी करने में। ठीक है, आपके रिसर्च में भी दिक्कत नहीं होगी, सेल्फ स्टडी में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका क्रॉम्बेक अल्फा सबको समझ में आ गया? जी मैम। बस आप इतना हाँ, बस आप इतना समझिए। कोई कुछ बोल रहा है, बताइए। एक बार और बता दे इसको, क्रॉम्बेक अल्फा को। क्रॉम्बेक अल्फा को एक बार और बता दूं मैं। देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चनएयर यूज करते हैं ना, आपको मैं क्वेश्चनएयर ही दिखा दूं क्या? जी जी यस मैम, यस मैम। एक मिनट रुकिए, मैं एक क्वेश्चनएयर ही दिखाती हूँ आपको, उसके बाद बताती हूँ, फिर ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट लाइन पे ही रहेंगे आप लोग, मैं एक मिनट तुरंत मैं ओपन करती हूँ क्वेश्चनएयर, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आपको।
ये दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका WHO 5 वेलबींग इंडेक्स है, कितने वेल हैं आप, साइकोलॉजिकल कितने वेल है आप, इसके लिए जो है WHO का स्केल है। ठीक है, अब देखिए इस स्केल में क्या लिखा हुआ है कि प्लीज इंडिकेट, ये भी एक क्वेश्चनेयर है ना, तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि प्लीज इंडिकेट फॉर ईच ऑफ द 5 स्टेटमेंट विच इज क्लोजेस्ट एंड हाउ यू हैव बीन फीलिंग ओवर द लास्ट 2 वीक्स। इसमें आपका लास्ट 2 वीक का डेटा मांग रहा है, ठीक है, कि लास्ट 2 वीक में क्या आपको ऐसा लगा है। नोटिस दैट हायर नंबर मीन्स बेटर वेलबींग। अब देखिए ऑल द टाइम को क्या नंबर मिला है 5, मोस्ट ऑफ द टाइम को क्या मिला है 4, मोर देन हाफ ऑफ द टाइम को क्या मिला है 3, लेस देन हाफ ऑफ द टाइम को क्या मिला है 2, सम ऑफ द टाइम को क्या मिला 1। नॉट, ये नंबरिंग किया हुआ है ना इसमें। आप कभी भी क्वेश्चन एयर यूज करेंगे तो आपको ऐसी ही नंबरिंग मिलेगी, हमें एक नंबर देना होता है। और देखिए इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है ना कि लास्ट 2 वीक्स में अगर नंबर हायर है तो इट मीन्स क्या है कि यू आर बेटर वेलबींग। जितने नंबर हायर रहेंगे इसका मतलब है आप उतने ही वेलबींग है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि इफ यू हैव फेल्ट चेयरफुल एंड गुड स्पिरिट more than half of the time during the last 2 weeks, put a tick in the box with a number 3 in the upper right corner। ठीक है, देखिए या नहीं तो हम इसमें सर्कल करेंगे या नहीं तो इसमें हम टिक करेंगे। तो ये आप लोग अपने ऊपर भी करके देख सकते हैं इस क्वेश्चनेयर को। ये WHO के द्वारा वैलिडेटेड है और इसे हम किसी भी रिसर्च में यूज कर सकते हैं बिना परमिशन के। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें स्कोरिंग कैसे किया जा रहा है। इसमें स्कोरिंग किया जा रहा है। द रॉ स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय टोटलिंग द फिगर ऑफ द 5 आंसर। द रॉ स्कोर रेंजेस फ्रॉम 0 to 25 रिप्रेजेंटिंग वर्स्ट पॉसिबल एंड 25 रिप्रेजेंटिंग बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ देखिए इसका रिलायबिलिटी हम नहीं निकालेंगे, ये तो ऑलरेडी इसका रिलायबिलिटी जब ये आप देखेंगे ना, मैं आपको इसमें क्वेश्चन भेजूंगी। देखिए ऑलरेडी वैलिडेटेड क्वेश्चनेयर है। ठीक है, ये ऑलरेडी वैलिडेटेड क्वेश्चनेयर है, मतलब इस पे जो है एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस क्वेश्चनेयर पे रिसर्च हुआ है। तो इसकी पहले से देखिएगा उसमें रिलायबिलिटी, जब भी कोई वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट का या कोई क्वेश्चनेयर का रिसर्च होता है तो उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब भी ये WHO वेलबींग इंडेक्स बना होगा ना, या जिसने भी रिसर्च किया होगा इस पे, ठीक है, आप देखिएगा उसमें सब कुछ मिलेगा उसके पेपर में कि इस क्वेश्चनेयर की रिलायबिलिटी। इवन हम लोग को भी लिखना होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यूज करूंगी इसको तो मैं लिखूंगी कि इस क्वेश्चनेयर का रिलायबिलिटी ये आया था, जो वैलिडिटी ये था। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ये, और जितना वो जो क्रॉम्बेक अल्फा का आपको वैल्यू दिखाई ना, ठीक है, आप देखिएगा उसमें 85, 80, 90 ऐसे करके ही होगा। तो ये ऑलरेडी हुआ है, बस मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि रिलायबिलिटी निकालते के जो क्रॉम्बेक अल्फा हम लोगों ने पढ़ा है। मान लीजिए ये मेरा जो है सर्वे क्वेश्चन होता तो मैं हर सर्वे क्वेश्चन पे ऐसे ही मार्किंग करूंगी कि किसको 5 नंबर है, कौन 4 है, कौन 3 है, कौन 2 है। उसके बाद फिर उसका क्रॉम्बेक अल्फा निकालते हैं, वो फॉर्मूला होता है। आप यूट्यूब पे जाइएगा, क्रॉम्बेक अल्फा कैसे निकाला जाता है वो आप देखिएगा, वो सब आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन बेटर है कि अभी बस आप इतना समझिए कि हम निकालते कैसे हैं। जब भी आप कोई सर्वे फॉर्म भरते हैं या कोई क्वेश्चनेयर लेते हैं, उस क्वेश्चनेयर में हर कुछ लिखा रहता है। देखिए लिखा हुआ है ना क्लियरली, सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर ज्यादा नंबर आएगा तो इसका मतलब आप वेलबींग है, बेटर वेलबींग है। और ये देखिए ये जब भी कोई क्वेश्चनेयर यूज कीजिएगा वो सब कुछ लिखा होता है क्वेश्चनेयर में। इट इज रिकमेंडेड टू एडमिनिस्टर द मेजर डिप्रेशन inventory if the raw score is below 13 and if the patient is answered 0 to 1 in any of the 5 item, the score of 13 indicates poor well-being, and in the indication for testing or depression under ICD-10, ठीक है, in order to monitor possible changes in well-being the percentage score is used, the 10% difference indicate the significant change। देखिए ये जो है ना, ये आप किसी मतलब साइकेट्रिस्ट के पास भी जाइएगा ना, तो ये वो लोग भी यही सब यूज करके बोलते हैं कि अब आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है। इसी तरह के क्वेश्चनेयर्स यूज करते हैं वो, ठीक है, और इसी से वो स्कोरिंग निकालते हैं। फिर स्कोर निकाल करके वो पता करते हैं कि आप कितने डिप्रेस्ड हैं, कितने वेलबींग है। आ रहा है समझ में?
यस मैम। आ रहा है समझ में जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको? ये ऑलरेडी वैलिडेटेड क्वेश्चनियर है, बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि क्रॉम्बेक अल्फा जो है उसमें फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे हम उसको बैठाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 5 आपको इसका मैं लिंक भेज दूंगी, ये भी आपके मैं होमवर्क में दे दूंगी। क्रॉम्बेक अल्फा का पेपर मैं आपको भेजूंगी कि इसमें स्केल को जो निकालते हैं ना हम, कैसे ये करते हैं। मतलब जब आप उसका पेपर पढ़ेंगे ना तो वो आपको और क्लियर होगा ये चीज, जब आप इसका लिटरेचर रिव्यू करेंगे। देखिए एक रिसर्च ये भी होता है कि हम स्केल डेवलपमेंट करें। अभी बीच में जब कोरोना हुआ था तो उसमें बहुत सारे स्केल्स ऐसे डेवलप किए गए कि जैसे मान लीजिए कि हम ऑफलाइन तो योगा दे नहीं पा रहे थे, तो ऑनलाइन में टेली योगा बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑनलाइन अगर हम किसी को योगा दे रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिव है, उसमें क्या क्या उसका भी एक स्केल बना था, उसकी भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ये सब चेक हुई थी। तो जब भी हम कोई स्केल डेवलप करते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो उसका रिसर्च पेपर अलग होता है, ठीक है। तो ये स्केल ऑलरेडी वैलिडेटेड है, बस मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि ये कैसे करते हैं, इसकी स्कोरिंग कैसे होती है। और जो लास्ट क्वेश्चन जो मान लीजिए जो मेरा सर्वे था, वो लास्ट क्वेश्चन जो क्वालिटेटिव क्वेश्चन है वो हम अलग तरीके से वो हम आगे पढ़ेंगे आपको। लेकिन जितनी भी जो है आपकी सर्वे बनाते हैं, अगर आप खुद से भी बनाते हैं या कोई क्वेश्चनएयर यूज करते हैं, तो ये जो है आपका ये नंबरिंग के थ्रू ही सारा काम होता है। जितने भी टेस्ट लगते हैं ना ये नंबर के थ्रू ही होता है। और आपको ये क्लियरली मेंशन होता है कि हायर स्कोर का मतलब क्या होगा, लोअर स्कोर का मतलब क्या होगा, वो सारा कुछ लिखा होता है उसमें, ठीक है। ऐसे ही होते हैं सारे साइकोलॉजिकल। कल को आप एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी कोई सा भी ले लेंगे, फियर, स्लीप, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही उसके जवाब देने होते हैं जो भी हमारा सैंपल होता है। और फिर हमारा जो कैलकुलेशन होता है ये इसी के ऊपर होता है, ये क्वेश्चनएयर में हर कुछ दिया होता है, ठीक है। आया समझ में? मैम यस मैम। ठीक, यस मैम। क्लियर है सभी को ये? Yes, ma'am. Thank you. चलिए अब हम आगे बढ़े। यस मैम। आई थिंक टाइम, अच्छा चलिए ये 2 चीज जो मैं आपको पढ़ाई हूँ ना, इसमें मैं आपको लिंक भेज दूंगी कि कोई भी जो है मॉड्यूल कैसे डेवलप होता है, और ये कि कोई भी स्केल जो डेवलपमेंट हो चुका है, ये दोनों का मैं आपको लिंक भेज दूंगी पेपर का। आप इसको पढ़िएगा, देखिए पढ़िएगा जरूर, पढ़ के आइएगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी मैं लिंक भेजूंगी एक तो जरूर पढ़ के आइएगा आप लोग, ऐसा मत कीजिएगा कि पढ़ के ही नहीं आएंगे, तो फिर नहीं समझ में आएगी फिर क्लास। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली मेहनत आपको करनी है, ठीक है ना। तो जो भी लिंक होंगे ये 2 पे ही मैं भेजूंगी, जो भी आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, जो मैं लिंक भेजूंगी उसी के ऊपर करना है। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आप उसमें क्या लिख के आए हैं, क्या करके आए, तो फिर हमारा डाउट और क्लियर होगा इन सब चीजों में, जब आप खुद से पढ़ाई करेंगे, जब खुद से पेपर पढ़ेंगे। हर चीज का, जैसे कोई स्केल डेवलपमेंट कर रहा है तो उसे भी अपना पेपर पब्लिश करना होता है, कोई मॉड्यूल डेवलप कर रहा है तो उसको भी अपना पेपर पब्लिश करना होता है। हम लोग को हर स्टेप में एक पेपर पब्लिकेशन मतलब हर जर्नल में एक पेपर को पब्लिश करना होता है, जो भी हम करते हैं, ठीक है। चाहे वो हम पायलट स्टडी करें, चाहे वो हम कोई स्केल डेवलपमेंट करें, चाहे वो सर्वे हो, कुछ भी करें, ठीक है। तो हमें उसको पेपर में डालना होता है। अच्छा, पेपर में पब्लिकेशन क्यों होता है, जरूरत क्या है बताइए जरा मुझे। पब्लिकेशन क्यों करना चाहिए रिसर्च का? इतने सारे लाखों जर्नल्स है, ठीक है। हम जब रिसर्च करते हैं तो उसका पब्लिकेशन क्यों होना चाहिए? मैम ताकि वो ऑथेंटिक हो, सिस्टमेटिक वे में करी जाए। उसके जैसे आपने बताया कि कुछ भी इनवैलिड फैक्ट्स नहीं डाल सकते, क्योंकि इतने सारे बड़े लेवल पे डालना होता है, तो बहुत ढंग से करे, ताकि शायद इसलिए। और कोई यस मैम। मैम जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मतलब आप लोगों को भी रिसर्च करना है तो रिसर्च पेपर पढ़िए, रिव्यू लिटरेचर रिव्यू करिए, तो ऐसे ही मतलब उन लोगों ने भी डाला होगा और हमें खुद को ये आइडिया मिलेगा कि क्या कैसे करना है।
तो इसके लिए भी कि आगे आने वाली जनरेशन फ्यूचर के लिए भी उनको भी हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी ये चीज जो होता है ऑथेंटिक बेस्ड पर होता है, कोई भी रिसर्च होता है तो पुराने उन्हीं सिद्धांतों को एक नए नॉवल तरीके से ही पेश किया जाता है। इसके लिए ही मतलब बोल सकते हैं हम। अच्छा, और कोई? और मैम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं ना, किसी ने कुछ रिसर्च किया, हो सकता है आगे पीछे कुछ और भी हो, या वो कुछ और भी प्रूव कर दे, तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ तक हो चुका है, सो दैट। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपको बिल्कुल पहले स्लाइड पे लेके जाती हूँ अभी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी में पढ़ाई थी ना मैं, कि पहले प्लानिंग होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है, फिर एनालिसिस होता है, फिर डेजिमिनेशन होता है। डेजिमिनेशन क्या बताई थी मैं आपको? साइंटिफिक राइटिंग के स्किल डेवलप करने के लिए। और सोशली रिलेवेंट। देखिए डेजिमिनेशन प्रोसेस जो होता है यहाँ पे, ये होता है, हमने सब कर लिया, ये मेरा फेज 1 हो गया, ये फेज 2 हो गया, ये फेज 3 हो गया, एनालिसिस भी हो गया, रिसर्च भी हो गया। डेजिमिनेशन होता है स्किल ऑफ साइंटिफिक राइटिंग भी है, और प्लस जो है हम अपने पेपर को जो है सोशली रिलीवेंट बनाना है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम पेपर पब्लिश नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? अब अगर मैं बोलूं, आपको मैं बोली कि लिटरेचर रिव्यू कीजिए, कल को अगर आपको डायबिटीज के बारे में पता करना हो कि डायबिटीज में अभी जो नए रिसर्च हुए हैं या नया क्या पता चला है, तो आप कहाँ पे सर्च करेंगे? ठीक है, अगर आप रिसर्चर है तो आपको पता होगा कि यहाँ मुझे ये रिसर्च पेपर मिल जाएगा, रिसेंटली क्या मतलब रिसर्च हुआ है वो मिल जाएगा, यही होगा ना। लेकिन मान लीजिए अगर आपको नहीं पता हो, ये नहीं हो, तो बाकी जो साइट्स है, जैसे कि बहुत सारे जो वीडियो वाले साइट्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन चाहिए ना हमें, कि जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम खोज रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कितना ऑथेंटिक है, हमें ऑथेंटिक मतलब हम उस पर कितना विश्वास करें। ठीक है, तो अब आपको भी कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कभी भी किसी भी तरह की, आप लिटरेचर रिव्यू करना सीखिए कि उसमें क्या हुआ है, रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है, रिसेंटली क्या खोजा गया है। उसमें कोई डायबिटिक है फैमिली में, तो आप देखिए कि योगा में ऐसा क्या खोज हुआ है कि जो मुझे भी हेल्प कर सकता है, जिससे मैं भी बेनिफिटेड हो सकती हूँ। ठीक है, तो ये हम पब्लिकेशन इसीलिए तो करते हैं ना, कि हमने जो खोज किया है वो सब तक पहुंच सके। ठीक है, इसीलिए तो हम पब्लिकेशन करते हैं ना, सोशली रिलीवेंट बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैं सर्वे कर रही हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ मैं सर्वे छोड़ के आती हूँ अपना, स्कूल गई वहीं पे छोड़ दी, पेरेंट्स से मिली वहीं पे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो रिजल्ट आए मैं उसको भी भेजूंगी उनको। जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने आपने सर्वे भरा होगा, ये रिजल्ट मैं आपको भी भेजूंगी, क्योंकि आपका ईमेल आईडी फोन नंबर है मेरे पास। ठीक है, मैं ईमेल पे जरूर भेजूंगी कि जो आपने भरा था और जो मेरा रिजल्ट आया है वो क्या आया है, आपको तो भेजूंगी। लेकिन अगर मुझे पूरा 100% मुझे इससे हटके भी अगर कोई पॉपुलेशन को बताना है, तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, पब्लिकेशन का चाहिए ना। तो इसीलिए जो है हम पब्लिकेशन करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन। और थीसिस क्या था? थीसिस क्या था? अब समझ में आ गया ना, थीसिस और पेपर पब्लिकेशन क्या होता है? दिस इज इज कंप्लीट प्रोसेस। हाँ, कंप्लीट स्टोरी होती है एक रिसर्चर की। यस मैम। ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या फेस किया उसने अपने रिसर्च के बिल्कुल दौरान, वो बिल्कुल सारा सब कुछ बिल्कुल, चीजें। उसमें मैंने उस टॉपिक पे मैं क्या किया, जैसे देखिए आज आप दो चीज पढ़े ना रिलायबिलिटी में। एक तो ये पढ़े कि मॉड्यूल कैसे मतलब मॉड्यूल बनाते हैं तो उसको कैसे उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। आपने योगा मॉड्यूल बनाया तो उसका रिलायबिलिटी कैसे चेक किया। अगर आपने कोई स्केल डेवलपमेंट किया तो उसका भी रिलायबिलिटी कैसे। कितने तरह के रिसर्च आ रहे हैं, हर चीज का रिलायबिलिटी हम निकाल रहे हैं ना। तो अब मान लीजिए एक रिसर्चर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मॉड्यूल भी बनाया हो, स्केल भी बनाया हो, सर्वे भी किया हो। तो आपको थीसिस में उसने क्या क्या किया एक रिसर्च में, उसको सब कुछ मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रही हूँ, एक सर्वे कर रही हूँ ना मैं, तो
आपको अगर मेरा थीसिस पढ़ेंगे तो आपको हर कुछ मिलेगा उसमें कि मैं उस रिसर्च टॉपिक पे क्या क्या की, कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कितने पेपर पब्लिश की। लेकिन एक जर्नल से आपको बस इतना एक छोटे छोटे स्टेप्स मिलेगा कि ये मैं स्किल डेवलपमेंट की, ये मैं योगा मॉड्यूल बनाई, ये मैं मतलब एक पार्टिकुलर टॉपिक पे मिलेगा आपको, ठीक है, एक पार्टिकुलर रिसर्च पे मिलेगा। देखिए मैं नेक्स्ट वीक क्लास नहीं ले रही हूँ, एक बार मैं कंटिन्यू फटाफट इसको रिकैप कर देती हूँ, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोलॉजी में ये मैं सब पढ़ा दी थी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस, डिटरमिनेशन, ठीक है, सबको क्लियर है। ये सिस्टमैटिक का मतलब ही होता है हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च। मैं बार बार आपको कहती हूँ ना, अच्छा साइंटिफिक कैसे होता है ये मुझे बताइए। तो सिस्टमैटिक तो समझ में आ गया कि एक सिस्टम है कि सबसे पहले हम डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, पहले हमें प्लानिंग करना होता है, फिर एग्जीक्यूशन करना होता है, फिर एनालिसिस करना पड़ता है। इसीलिए इसको जो है हम सिस्टमैटिक बोलते हैं। साइंटिफिक किस लिए बोलते हैं? साइंटिफिक कैसे? मैम क्योंकि फैक्ट्स और लॉजिकल उन सब चीजों पर बात करता है ना ये तो। हाँ, तो हम रिसर्च को साइंटिफिक कैसे बनाते हैं? एक्सपेरिमेंट प्रॉपर किया जाता है, कंट्रोल सेटिंग होती है। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि सिस्टमैटिक तो आपको समझ में आ गया, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एनालिसिस है। साइंटिफिक कैसे बनाते हैं हम? जैसे मैम जैसे कि सिस्टमैटिक में, हाँ बताइए। जी मैम साइंटिफिक में ऐसा हो सकता है कि जैसे हम लोग जो थ्योरेटिकल ज्ञान लिया था, फॉर एग्जांपल योग में हम लोगों ने जैसे त्राटक का जाना कि एक विधि है, उसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल आने के बाद में उसको हम लोगों ने साइंटिफिकली मतलब एक जांच करके देखा कि जैसे आंखों की ज्योति बढ़ती कि नहीं, या फिर जैसे दिव्य दृष्टि प्रदीप्त होती है फॉर एग्जांपल, या फिर स्मृति में विकास होता है। तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल करने के नहीं बाद तो क्वेश्चन। साइंटिफिक, जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं बोली कि रिसर्च सिस्टमैटिक स्टडी है, तो सिस्टमैटिक में एक सिस्टम है, इसमें आप प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ये एक सिस्टम से चल रहा है ना, ये दिख रहा है। उसी तरह साइंटिफिक में क्या करते हैं हम? साइंटिफिक बनाने के लिए क्या करते हैं हम? जैसे सिस्टमैटिक स्टडी बनाने के लिए हम इतने सारे प्रोसेस कर रहे हैं, साइंटिफिक बनाने के लिए क्या करते हैं हम रिसर्च में? मैम ये वेरियस साइंस के टेस्ट वगैरह इक्विपमेंट्स। हाँ बताइए, सोचिए वेरियस, सोचिए। हाँ इतने सारे टेस्ट हम यूज कर रहे हैं। वेरी गुड। यस साइंटिफिक मैम। बनाने के लिए हम उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसमें रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं हम? रिसर्च को साइंटिफिक ही बनाने के लिए तो कर रहे हैं। जो उसमें कैलकुलेशन यूज हो रहा है, जो उसमें टेस्ट लग रहा है, ये क्यों कर रहे हैं हम रिसर्च में? उसको साइंटिफिक बनाने के लिए कर रहे हैं ना। आया समझ में? सिस्टमैटिक, जी मैम। साइंटिफिक, ठीक है। और तीसरा एस था आपका सोशली रिलेवेंट, वो तो आप लोग में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। इतना ही था ये। अब देखिए रिसर्च आइडिया कैसा होना चाहिए? नॉवेल होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को, अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या क्या है बताइए जरा मुझे। आपने भी पूछा था ना कि रिसर्च किस टॉपिक पे होना चाहिए, आप मुझे बताइए। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, तभी तो डेवलपिंग है ना हम लोग। तो अब आप ये बताइए कि अगर मैं आज के बारे में सोचूं तो क्या क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम है जिसपे रिसर्च हो सकता है? हेल्थ इशू मैम बहुत सारे हैं। हाँ बताइए। हेल्थ इशू जो चल रहा है, हाइपरटेंशन से वही। मैम और मेरे को लगता है कि जैसे अंडररेटेड स्किल है इंडिया में, बहुत बहुत स्किल्ड है पर अंडररेटेड है। ये भी एक अच्छी टॉपिक है कि ऐसा क्यों है कि हमारी स्किल अंडररेटेड है। ठीक है। और मैम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग ही आपका रिसर्च है। जब तक आप कुछ यूनिक नहीं सोचेंगे ना, आप घूमते फिरते कहीं भी देखिएगा आपको क्लिक, जब आप सोचना शुरू करेंगे ना कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, देखिएगा किसी ना किसी दिन अपने दिमाग में आपको क्लिक करेगा। अभी देखिए वैल्यू एजुकेशन की कितनी जरूरत है स्कूल में। जितनी भी यहाँ पे मदर्स होंगी उनको पता होगा कि स्कूल्स में मॉरल साइंस की पढ़ाई हो रही है अभी। हम लोग के टाइम में मॉरल साइंस को पढ़ते थे हम लोग, एक बुक ही होता था, उसमें होता था ना। अभी मॉरल यस साइंस की बुक नहीं चल रही है, तो वहां पे योगा जरूरी है कि नहीं है? एक वैल्यू मैम एजुकेशन को, योगा तो हर जगह करना चाहिए, कंपलसरी ही करना चाहिए, एवरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बिल्कुल। तो आप योगा और अभी का प्रॉब्लम और योगा उस पर कैसे काम कर सकता है, इस तरह से सोचिए, देखिएगा एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जरूर क्लिक करेगा आपको टॉपिक, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका आइडिया है वो इतने उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होनी चाहिए, वो नॉवेल होना चाहिए, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए,
सब्सटेंशियली ऐड एग्जिस्टिंग, मान लीजिए जो पहले हो चुका है उसमें और एक नॉलेज आपको जो है पुट करना है। मतलब मान लीजिए 9% हो गया है तो 1% आपको उसमें यूनिकनेस देना है। ठीक है, डुएबल मतलब आप उसको कर सके। ऐसा नहीं हो कि हमने टॉपिक रख लिया कि पृथ्वी पे भगवान होते हैं और उसको हम रिसर्च से कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, होते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे इस चीज को, है ना। तो कुछ ऐसा टॉपिक जो डुएबल हो, ऐसा नहीं हो कि कुछ भी आपने ऐसा टॉपिक ले लिया जो कर ही नहीं पा रहे। आपने टॉपिक तो ले लिया लेकिन आपसे हो ही नहीं पा रहा है, आपकी प्लानिंग स्ट्रांग नहीं हुई होगी। सोशली रिलेवेंट, वो सबके लिए रिलेवेंट हो, कुछ ऐसा टॉपिक हो आपका। ठीक है मैम एक हाँ क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है। हाँ मैम हाँ एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में एक्चुअली एक आए थे रिसर्चर्स, तो उनका जो टॉपिक था वो ये था कि योग बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, कुल मिला के लोग उससे अग्री नहीं थे। मतलब कॉन्ट्रडिक्ट उनके में जो था, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा थे, ना तो वो आंसर कर पा रहे थे, ना ही लोग उनके जस्टिफिकेशन से खुश थे। पर हाँ, उनकी रिसर्च बैक टू बैक उसी टॉपिक पे है। मतलब उनका टॉपिक समवॉट ये था कि एनर्जी साइंस ज्यादा अच्छे से काम करता है रादर देन योग। ठीक है, तो मैम इस तरीके के जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से अगर रिसर्चर्स अपने टॉपिक्स रखते हैं, तो मैम फिर मतलब इससे क्या करना चाहिए? ऐसे इनको वैल्यू देनी चाहिए देखिए या इस तरह के पब्लिक जैसे ओपिनियन कि को अभी जानना चाहिए? हाँ, जैसे मैं उस दिन बताई थी ना आपको यम और नियम पे। अब देखिए आप ऐसा सैंपल कहाँ ढूंढेगी। मान लीजिए अगर आप यम नियम पे कर रही हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो अब ये 5-5 कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि सबसे पहले तो हमको स्क्रीनिंग करना पड़ता है ना। जब भी आप रिसर्च शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना रिसर्च शुरू कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप सैंपल को स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने का मतलब है कि मेरे सैंपल का एक एज ग्रुप है, मेरे सैंपल को ये बीमारी नहीं होना चाहिए, मेरे सैंपल को कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं कि हम रिसर्च करने के पहले स्क्रीनिंग करते हैं कि ये सैंपल मेरे रिसर्च के लायक है कि नहीं है। ठीक है, उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो अब मान लीजिए आप यमा नियमा पे अगर करने लगिए तो कितना डिफिकल्ट है। ऐसा आदमी कहाँ से ढूंढेंगे आप, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताएंगे? अगर आप बोले कि मैम मुझे यम और नियम पे करना है, मुझे पता है बहुत सारे लोग यम नियम को, लेकिन हम कैसे जानेंगे बताइए? तो ये डुएबल नहीं हो पा रहा है ना। हम करना तो चाह रहे हैं, हम चाहते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? हम कैसे बताएंगे? सत्य, अहिंसा और तपस्वाध्याय, ये सब जितने भी जो है यम नियम है, ये आपको उसको स्क्रीनिंग करना होगा कि ये इस आदमी में है। तो वो कैसे करेंगे आप? तो इसीलिए डुएबल इसलिए बोलते हैं कि हम कोई भी रिसर्च टॉपिक ले जो डुएबल हो, जो हम कर सके। ऐसा नहीं कोई हम ऐसा टॉपिक ले ले जो हम कर ना पाए, जिसपे जो है क्रिटिक्स ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे रिसर्च पे क्रिटिक्स बहुत होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी अपना टॉपिक सोचे तो डुएबल होना चाहिए, जो आप कर पाए। कुछ भी ऐसा मतलब दिमाग में कुछ सोच लिया और टॉपिक बना लिया, उस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम हाँ, डिफिनेशन ऑफ रिसर्च हमने पढ़ लिया था, ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल, ये साइंटिफिक मेथड में क्या क्या ये है। ठीक है, ये सब वीडियो पहले बनी हुई है इन सब क्लासेस की। टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम लोग सब ये सारा कुछ क्लियर था कि ठीक है, स्कोप के ऊपर होता है, नेचर ऑफ अप्रोच के ऊपर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल होता है, नेचर ऑफ मेथड्स के ऊपर, मेथड्स में हमारे 3 होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स। ये सब हमने पूरी तरह डिस्कस किया था। ये पूरा क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम। लोग क्लियर है ना? बेसिक क्या होता है, अप्लाई क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। क्योंकि अभी आप पेपर पढ़ेंगे तो इन सब वर्ड को क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब लिटरेचर रिव्यू कीजिएगा तो ये सब क्लियर होना बहुत जरूरी है आपको। क्लियर है ना ये सब कुछ आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में ये बना हुआ है कि स्कोप के हिसाब से बेसिक और अप्लाइड है, अप्रोच के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल है, मेथड के हिसाब से आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स है। ठीक है, फिर ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वेश्चंस दी थी आपको बना के, उसका सारा आंसर इसमें लिखा हुआ है। नीड ऑफ योगा रिसर्च, योगा रिसर्च की जरूरत क्या है, ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, इसको एक बार देखिएगा जरूर आप। एक पेपर डाला हुआ है कि नीड ऑफ योगा रिसर्च, ये देखिए पेपर है, ये सिस्टमैटिक। अच्छा, मैं आपको बताई थी ना सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है। मैम सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है? मैम जिसमें पूरा इंट्रोडक्शन और पूरा अच्छे से दिया होता है, वही ना? नहीं नहीं, वो तो एब्स्ट्रैक्ट बताई थी आपको।
वो नहीं, मैं सिस्टमेटिक रिव्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका टॉपिक है नीड ऑफ फॉर योगा रिसर्च, ठीक है। नीड फॉर योगा रिसर्च में क्या हो सकता है, एक तो अगर आप रिसर्चर हो तो खुद ही लिख करके एक पेपर पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको नैरेटिव रिव्यू बोलते हैं। एक होता है कि आपने 10 पेपर 50 पेपर इकट्ठा कर लिया नीड ऑफ योगा रिसर्च के टॉपिक पे ही, ठीक है, और उसके बाद वो पेपर का निचोड़ निकाला, तो उसको सिस्टमैटिक रिव्यू बोलते हैं। कि एक तो हुआ कि हमने अपना रिव्यू दिया, और एक हुआ कि हमने 10 पेपर निकाल लिया और उस 10 पेपर को पढ़ करके नीड ऑफ योगा रिसर्च, ये पढ़िएगा, ये पेपर बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको पढ़िएगा जरूर, ये पेपर से आपको पढ़ के बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। यस यस मैम ये जो पीडीएफ है शेयर वही किया हुआ है आपने, आ? ये सारा स्लाइड जो है पीडीएफ ये शेयर की है? मैं एक्चुअली राहुल जी को दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये पीपीटी में है ना, तो इसको मुझे इसमें वर्ड में बनाना है इसको, ठीक है, तो वर्ड में मैं कन्वर्ट करके फिर मैं आपको दे दूंगी इसको। मैम तो इसका पेपर मतलब ये पीडीएफ फॉर्म में है या मतलब अभी बाद में आप भेजेंगे तभी पढ़ना है? ये मैं भेजूंगी आपको, ठीक है, इसको जो है एक्चुअली मेरा पीपीटी बना हुआ ना, तो वो मुझे पीपीटी में नहीं देना है, मुझे उसको आपको वर्ड फॉर्मेट में देना है, ठीक है। मैम ये पीडीएफ में चेंज हो जाएगा ना, हाँ स्लाइड है हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उसमें ही कंफर्टेबल है कि आपको पीपीटी में ही पढ़ना है तो वो भी मैं वो तो मैंने भेजा हुआ ऑलरेडी, वो उसके पास ही है, राहुल के पास ही है। बड़ा हिंदी में नहीं है ये। हाँ, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ा रही हूँ, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो वीडियो बनी हुई है, वीडियो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हर एक स्लाइड पे जो है ना प्रॉपर वीडियो बना हुआ है। ओके, ठीक है, अभी आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, इसीलिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ सब कुछ, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस हो गया था हमारा कि फेज 1 फेज 2 फेज 3, ठीक है, क्लियर है सभी को ये? हेलो, यस मैम। ठीक है जी मैम। हाँ, ये क्वेश्चंस थे जो मैं आपको होमवर्क दी थी, ये भी डिस्कशन हो गया था सबका। उसके बाद फिर रिसर्च क्वेश्चन जो होता है, जो सबसे पहला स्टेप है रिसर्च का, उसका रिसर्च क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं, यानी तो डिस्क्रिप्टिव होगा, जैसे मैं सर्वे कर रही हूँ तो मेरा सर्वे किस में आएगा? डिस्क्रिप्टिव में। वेरी गुड। डिस्क्रिप्टिव में। यस मैम। कोरिलेशनल क्या था? जब हम दो वेरिएबल में कोई रिलेशन निकालते हैं, यानी तो दोनों वेरिएबल आगे जाएगा, यानी तो दोनों वेरिएबल पीछे जाएगा, ठीक है। जैसे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने पढ़ा था ना, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, यानी तो एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, कंडीशन यही 3 होंगे ना उसके साथ। तो कोरिलेशनल रिसर्च में हम जो है वेरिएबल का रिलेशनशिप निकालते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। काउजल में और रिसर्च क्वेश्चन आपके देखिए, वेरिएबल को बिल्कुल दिमाग में रख करके अपना टॉपिक डिजाइन कीजिएगा, उसमें वेरिएबल दिखना चाहिए कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है। काउजल, जब हम जो है, जैसे अभी ट्राटका की बात हो रही थी कि क्या ट्राटका करने से कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, तो इसमें क्या है, काउजल इफेक्ट है ना। काउज क्या है, ट्राटका है, इफेक्ट किस पे, मतलब ये कंसंट्रेशन इंप्रूव करेगा या नहीं करेगा। जब दो वेरिएबल की बात हो, देखिए, तो उसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं और दूसरे वेरिएबल पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, काउज और इफेक्ट देखते हैं इसमें। कोरिलेशनल में हम एक रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, लेकिन कॉजल में जो है हम कॉज और इफेक्ट देख रहे हैं कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या हो रहा है। आ रहा समझ में? जब भी आपका काउजल एक बार और थोड़ा सा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं दी हुई हूँ इसमें स्लाइड में, सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आवर स्पेंड फॉर प्रिपेयरिंग एन एग्जाम एंड द एग्जाम मार्क्स। अब देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि मैं 10 घंटे पढ़ाई किया था, कोई बच्चा बोलता है मैं 5 घंटे पढ़ाई किया था, और जो 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए उसके एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, और जो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा था उसके एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप निकल रहा है ना कि जो एग्जाम में जितना ज्यादा पढ़ाई कर रहा है उसका उतना ज्यादा मार्क्स आ रहा है। एक रिलेशन निकल रहा है ना दोनों वेरिएबल में, एग्जाम में और एग्जाम के मार्क्स में। नंबर ऑफ आवर, देखिए यहाँ पे क्या है, आवर है और जो है एग्जामिनेशन मार्क्स है, ठीक है।
तो जितना ज्यादा जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके मार्क्स उतने ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है ना, कि दोनों बढ़ ही रहे हैं, यहाँ आवर बढ़ रहा है तो यहाँ मार्क्स भी बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ आवर घट रहा है तो यहाँ मार्क्स भी घट रहा है। यस मैम, मतलब इसमें ये क्या बोल होगा? सकते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमें कोरिलेशन निकालना है। बिल्कुल, हमेशा देखिए ये दोनों में जो है ना, ये दोनों में वेरिएबल में ही रिलेशन निकाल रहे हैं हम, लेकिन एक में हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं। जैसे कि ये समझ में आ गया आपको? जैसे मेरे रिसर्च में ऐसा मैं देखी कि जो बच्चा जितना ज्यादा टाइम दे रहा है पढ़ाई में उसके उतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो बच्चा जितना कम पढ़ाई में टाइम दे रहा है उसके उतने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोरिलेशन है दोनों के बीच में, नंबर ऑफ आवर्स और एग्जाम मार्क्स के बीच में। तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, कि हम नंबर ऑफ आवर बढ़ा रहे हैं तो एग्जाम मार्क्स भी बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। हम नंबर ऑफ आवर को बढ़ाएंगे तो एग्जाम मार्क्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब दो वेरिएबल के बीच में, नंबर ऑफ आवर्स और एग्जाम मार्क्स के बीच में एक रिलेशनशिप बन रहा है ना, कि दोनों बढ़ रहे हैं तो एग्जाम के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, दोनों घट रहे हैं तो एग्जाम्स के मार्क्स खराब आ रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप बिल्ट हो रहा है ना यहाँ पे। लेकिन अगर हम काउजल निकालते हैं तो उसमें इफेक्ट देखते हैं, जैसे कि दस प्रैक्टिस ऑफ टाटा का इम्प्रूव कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या देख रहे हैं? इफेक्ट देख रहे हैं दूसरे वेरिएबल पे। एक मेरा वेरिएबल टाटा का है, एक मेरा वेरिएबल कंसंट्रेशन है। तो हम क्या क्या चेक कर रहे हैं? हम इसमें इफेक्ट देख रहे हैं। हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जब हम इफेक्ट देखते हैं तब वो जो है हमारा काउजल उसको बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? जी मैम। यस मैम, यस मैम। चलिए, ये बाकी ये सब एप्टीट्यूड्स ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सब पढ़ के आपको समझ में आया। गुड रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू, ये सब पूरी बहुत ही डिटेल में हमने क्लास की है ये सारी, ठीक है। कौन कौन से साइट्स है, कौन कौन से क्या है, ये सारी चीज बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ये मैं एक क्लास लूंगी, ये खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा करूंगी, मैं कल इसको खत्म कर दूंगी ये पढ़ा करके, कि ओरिजिनल आर्टिकल क्या होता है, रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, केस रिपोर्ट क्या होता है, ब्रीफ कम्युनिकेशन क्या होता है, नरेटिव रिव्यू। अब जैसे मैं सिस्टमैटिक रिव्यू का पेपर डाली थी आपको, ठीक है, देखिए है ना, नरेटिव रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू। जब आप रिव्यू आर्टिकल पढ़ते हैं तो ये 3 तरह का रिव्यू होता है, नरेटिव, सिस्टमैटिक और मेटा एनालिसिस। नरेटिव होता है कि मैं ऑलरेडी रिसर्चर हूं और मैं अपने हिसाब से एक पेपर लिख रही हूँ। सिस्टमैटिक होता है कि मैं 10 पेपर को इकट्ठा कर ली और उन सब पेपर का एक निचोड़ निकाली। और मेटा एनालिसिस होता है कि जब हम उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके सारे पेपर को जब हम ये करते हैं तो वो मेटा एनालिसिस। ये सब मैं आपको कल ये सब ये बता दूंगी। ये सारी चीजें थी जो हम पढ़ाई कर चुके हैं, और जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो ये सब मिलेगा आपको, तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। सैम्पलिंग टेक्निक बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने वीडियो में, ठीक है। चलिए, टाइम बहुत हो गया है, तो मैं आज क्लास यहाँ पे ओवर करूं। जी मैम। चलिए, अब प्रेयर कर लेते हैं और प्रेयर करके क्लोज करते हैं सेशन। कल जो भी डाउट्स होंगे अगर आप पूछ लीजिएगा मेरे से। प्रेयर कौन कराएगा? भावेश जी, आप कराइए आज प्रेयर। नहीं है Yes, भावेश ma'am. जी यहाँ पे? अच्छा, चलिए आप प्रेयर करा दीजिए। आंखें बंद करेंगे, मन शांत, गहर लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ओम दो अंतरिक्ष शांति, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांतिरोषधय, शांति वनस्पतय, शांति विश्वदेव, शांति ब्रह्म, शांति सर्व शांति, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू भावेश जी। कल के बाद छुट्टी होगी, इसलिए कोई डाउट्स होंगे तो कल लेके आइएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।